तो दोस्तों हम आ गए हैं मारुति सुजुकी बलेनो BS6 मॉडल 2020 का रिव्यू करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इसकी वॉक अराउंड वीडियो से, फिर आपको दिखाऊंगा इसका इंटीरियर और उसके बाद इसकी राइड क्वालिटी कि ये कैसी चलती है और क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी को लेने से पहले जो आपको कंसीडर करने चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसकी फ्रंट के पोर्शन में। तो आप देख सकते हैं फ्रंट से देखने में गाड़ी काफ़ी ब्रॉड लगती है, खासतौर पर इसके ये बम्पर जो कि इस गाड़ी को काफ़ी ब्रॉड फीलिंग कराते हैं। पहले की जो फेसलिफ्ट इसका से पहले का जो मॉडल आता था उसमें इसके बम्पर्स थोड़े से नैरो होते थे, जिस वजह से इसका लुक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ मस्कुलर नहीं लगता था या फिर थोड़ा सा दबता था उन बम्पर्स की वजह से। लेकिन जब से मारुति ने 2019 में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया था और इसमें इन बम्परों को जब से डाला है, जब से इस गाड़ी का लुक फ्रंट से काफ़ी दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसकी हेडलाइट के बारे में। सबसे पहले आप उस पर हेडलाइट दिखाता हूँ। हेडलाइट इसकी LED प्रोजेक्टर बेस LED हेडलाइट है जो कि हमें इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं मिलती, चाहे मैं टाटा की एल्ट्रॉस की बात कर लूँ। लेकिन जो अब नई नेक्स्ट जनरेशन i20 आने वाली है उसमें हमको LED प्रोजेक्टर बेस LED हेडलाइट देखने को मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप इतने रुपए इस गाड़ी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में जाते हैं तो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो मिलना ही चाहिए। मैं होप करता हूं कि टाटा भी इस फंक्शन को जल्दी ही अपनी गाड़ी में देगा। तो दोस्तों ये है कुछ इसका बैक लुक। सबसे पहले आपकी निगाह जाएगी तो उसकी टेल लाइट्स के बारे में जाएगी। दोस्तों इसमें टेल लाइट आपने देखे होंगे बलेनो के जो टॉप वेरिएंट से नीचे के 3 वेरिएंट्स है उसमें जो टेल लाइट आती है काफ़ी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आती वो, क्योंकि वो केवल इतने हिस्से में ही उसका इल्यूमिनेशन होता है, बाकी की लाइट पूरी खाली पड़ जाती है। इसलिए मैंने इसमें छोटा सा मॉड करा के इसमें आफ्टर मार्केट टेल लाइट लगाई है जो कि ताइवान मेड है। तो अगर आप उस लाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियो दे सकते हैं जिसमें मैंने उसके प्राइस, कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए उस लाइट को परचेस करते समय, सारी डिटेल्स मैंने उसमें बताई हैं। तो अब आते हैं दोस्तों इसकी और बाकी बैक पोर्शन में। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से मिलता है। इसमें आपको रियर वाइपर भी देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप रात में और बारिश में ड्राइव करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसका बूट स्पेस। सबसे पहले इसमें बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। ये इसको प्रेस करने से इसका बूट ओपन हो जाता है। यहाँ से इसको अनलॉक कर सकते हैं, पूरी कार अनलॉक हो जाती है। यहाँ से आप इसको दबा के बूट्स को ऑन कर सकते हैं। तो इसमें 339 लीटर का बूट स्पेस हमको देखने में मिलता है जो कि अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और इसमें दिखाता हूँ, ये इसका नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। इसमें कुछ टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपको स्पेयर लगाने के काम आते हैं, स्पेयर व्हील लगाने के। और ये आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में मारुति ने कॉस्ट कटिंग करी है, जो कि सभी करते हैं। तो मारुति क्यों पीछे रहे इस मामले से। तो इसमें 339 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों? प्रॉब्लम आती है इसका लोडिंग लिप काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं मेरा पूरा हाथ इसमें अंदर जा चुका है। लेकिन समस्या ये आती है कि अगर आप हैवी सूटकेसेस या फिर हैवी लगेज जिसमें उठा के रखते हैं तो आपको उठा के रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बार अगर आपने सही से इसका यूज़ कर लिया और रख दिया तो आपको अंदर काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो उसमें फिर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ उस गाड़ी का एक ऐसा फंक्शन जो कि केवल और केवल इसी गाड़ी में आता है, ये जो कि है इसका 60-40 सीट रेशियो। तो अगर आपके पास सामान ज़्यादा है और आपको 2 बंदे बैठा के ले जाने हैं गाड़ी में तो आप इसमें 60-40% सीट जो है इसकी उसको नीचे आराम से गिरा सकते हैं और सामान को आप आराम से रख के 2 बंदे साइड में आराम से बैठ के जा भी सकते हैं, जो कि एक अच्छा फंक्शन है। और साथ ही साथ अगर आपके पास सामान और ज़्यादा है और बंदा केवल एक ही बैठ के जाना है तो आप उस वाली सेक्शन को आगे वहाँ से करके नीचे गिरा सकते हैं और सामान बढ़ा सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ इस सेगमेंट में एटलीस्ट ऑप्शन में या टॉप मॉडल में हर गाड़ी को देना चाहिए था। लेकिन बलेनो है जो कि इसमें हर गाड़ी में आपको हर सेगमेंट में आपको ये देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा फंक्शन है, वेलकम एडिशन फंक्शन है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका रियर सीट में कितना स्पेस आपको मिलता है जब आप बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और इसके बाद भी इसमें कम से कम इतना स्पेस मेरे को देखने को मिल रहा है। ये सीट मैंने आपको बताना चाहता हूँ मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, अपनी ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से सेट कर रखी है। उसके बाद भी मेरे को इतना स्पेस इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर इसकी सीट पूरी तरह की पीछे हो तो आपको कितना स्पेस मिलता है। अगर कोई आगे बंदा हैवी या फिर लंबा काफ़ी ज़्यादा हाइट का बंदा बैठा है तो वो ऑब्वियस सी बात है सीट बिल्कुल पीछे करके बैठेगा। उसके बाद भी आपको कोई नी रूम में किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत ईजी बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये मेरा इतना किसी भी टाइप की मुझे हेड स्पेस में भी कोई कमी नहीं है, बहुत आराम से इसमें किसी भी टाइप का हेड स्पेस मिल जाता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ में। अब मैं बताना चाहूँगा आपको इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 लीटर की बोतल आप बहुत आराम से इसमें कैरी कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी टाइप की मैगजीन होल्डर नहीं मिलता, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप आराम से इसमें 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं और साथ साथ इसमें आप छोटे मोटे कॉइन डाल सकते हैं या फिर ये डोर ओपन होने के लिए ही होता है। इसमें आपको एक विंडो नीचे करने का स्विच मिल जाता है
जो कि अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ इसके एक सबसे पीछे जो इसकी एक कमी एकमात्र जो इसमें पीछे सीटिंग पोजीशन में है वो है इसमें पीछे एयर वेंट्स का ना होना। आप किसी भी इसके राइवल्स का नाम लीजिए, चाहे वो अल्ट्रॉज हो या फिर i20 हो, इन दोनों में पीछे AC वेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि इस गाड़ी में भी होने चाहिए थे। लेकिन इसकी गाड़ी का AC काफ़ी अच्छा है, इसमें मेरे को कोई किसी टाइप की कोई शिकायत महसूस नहीं हुई। मैं पिछले 1 साल से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, जैसा मैंने बताया मेरे को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसके AC में। लेकिन अदरवाइज़ ये फंक्शन होता तो अच्छी बात होती, क्योंकि आप लगभग उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं जितना कि उन गाड़ियों में करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको उसका ये फ्रंट आगे का इंटीरियर, जो कि इस तरीके से पीछे से देखने में इस तरीके का लगता है, और आगे चल के बताता हूँ आपको इसके फंक्शंस के बारे में जो कि इंटीरियर में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे ही आप सबसे पहले इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपकी निगाह जाती है सबसे पहले इसके सुंदर से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर, जो कि सारी बहुत ही हद तक नॉलेज वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये बताता है पावर एंड टॉर्क के बारे में। जितना आप एक्सीलरेटर देंगे तो ये बताता है कितना आपकी गाड़ी पावर दे रही है, कितना टॉर्क दे रही है। उसके बाद मैं अगर इसको दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बता रही है, रेंज बता रही है, जो कि इसमें भी फ्यूल कम है तो उस चक्कर में रेंज नीचे लिख के नहीं आ रही, अदरवाइज इसमें रेंज लिख के आती है। और ये सब सारी चीज़ें हैं, कितना ड्राइविंग टाइम है आपका, कितनी देर आप चला चुके हैं गाड़ी, ये सब चीज़ें। और ये क्लॉक वगैरह सारे फंक्शन बताती है जो कि बेसिक से हैं। और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि काफ़ी स्लीक है ईजी टू यूज़ है। देख सकते हैं आप, किसी भी टाइप की कोई इसमें परेशानी नहीं है, चाहे आप किसी चीज़ से भी कनेक्ट करके देखें। देख सकते हैं बहुत ही ईजी है इसका क्लस्टर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसमें। लेकिन एक चीज़ की जो कमी मेरे को इसमें लगती है, इसमें जितने भी बटन हैं वो टच के रूप में दिए हुए हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आपको उनको प्रेस करने में या फिर इसमें एग्जैक्ट टच करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से उनको बटन्स के रूप में देने चाहिए थे, जो कि चलाते हुए काफ़ी इजी पड़ता वो सिस्टम अगर होता तो इसमें, जो कि इसमें एकमात्र मेरे को कमी लगती है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं, ये इसका बीच का गियर नॉब है, जो कि 5 गियर के साथ आती है ये गाड़ी। और इसमें यहाँ आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। ये सैनिटाइज़र है, क्योंकि अभी कोविड पूरी तरीके से गया नहीं तो हमको सैनिटाइजर साथ में लेकर रखना चाहिए। और ये आगे आपको सामान रखने के लिए या फ़ोन रखने के लिए जगह स्पेस मिल जाता है। ये इसका कुछ ग्लव्स बॉक्स हो गया, जो कि ज़्यादा डीप नहीं है लेकिन इल्यूमिनेट है, तो इसमें आपको रात को सामान रखने में या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसको मारुति को नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा बड़ा दे देना चाहिए। और ये इसका हैंड रेस्ट हो गया, जिसमें भी आप थोड़े बहुत सामान रख सकते हैं। तो ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन थोड़ा मोटा सामान आप बस लाइक चॉकलेट या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें आप जो है वो रख सकते हैं। एक फंक्शन जो दोस्तों इस गाड़ी में मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी कार में नहीं है, वो है ये IRBM ऑटो में। तो दोस्तों IRBM ऑटोमेटिक IRBM का फ़ायदा क्या होता है, आप में से बहुत से लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लोग बता देते हैं कि ऑटोमेटिक IRBM है, ऑटोमेटिक IRBM है, लेकिन उसका सही यूज़ कोई नहीं बताता, जो कि मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताना चाहूँगा। दोस्तों ऑटोमेटिक IRBM का फ़ायदा ये होता है, जब आप इसको इस स्विच को बंद कर देते हैं, ये ग्रीन लाइट बंद हो जाती है, आपने देखा होगा। जब ये ग्रीन लाइट बंद हो जाती है तो आपके पीछे से जो भी गाड़ी आ रही होती है रात में स्पेशली, और जब वो लाइट आपके उसकी लाइट जल रही होती है, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट सीधे आपकी आंखों में पड़ती है, जो कि बहुत चुभन देती है और आपको आगे गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है वो लाइट। लेकिन जब आप इसको स्विच ऑन कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक पे आ जाती है, तो वो क्या करता है, ये जो जितना आपके पीछे से लाइट जो आ रही होती है उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे ये ग्रीन सा शीशा हो जाता है, जिस वजह से वो लाइट जो है आपको ग्रीन हो जाती है और आपकी आंखों में उतनी स्पीड से नहीं लगती जितनी स्पीड से पहले लग रही थी, जिससे आपको चलाने में थोड़ी ईजी हो जाती है गाड़ी। तो ये होता है ऑटोमेटिक IRBM का सही यूज़, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया, जो कि आपको मुझे नहीं लगता किसी ने इंडिया में किसी ने आज तक सही से डिस्क्राइब किया है कि ऑटोमेटिक IRBM कैसा होता है। तो दोस्तों ये तो हो गए इस गाड़ी के सारे फंक्शन जो कि अंदर से आपको देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी चीज़ें जिस वजह से ये गाड़ी इस लेवल पे बिक रही है, या फिर मैं कह सकता हूँ अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक है। तो मैं गाड़ी को चलाऊंगा और कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा जो कि इस गाड़ी के खिलाफ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस गाड़ी में ही अच्छी मिलती हैं जो कि और किसी गाड़ी में नहीं मिलती। तो उसके लिए हम आपको गाड़ी चला के दिखाते हैं और बताते हैं इस गाड़ी के कुछ फंक्शन, कुछ अच्छी बातें और कुछ बेकार बातें जो कि इस गाड़ी को आपको लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं मारुति सुजुकी बलेनो के अंदर। इसको हम चलाएंगे और पता लगाएंगे क्या वो वजह है जिस वजह से ये गाड़ी इस लेवल पे बिक रही है, और ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो ये नंबर 2 गाड़ी है सितंबर 2020 के मुताबिक, सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक, और नंबर 1 प्रीमियम हैचबैक है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। तो क्या वो वजह है जो गाड़ी आज भी लोग ले रहे हैं, और इसका पता लगाएंगे। सबसे पहले करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट, उसके इंजन की परफॉर्मेंस देखते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात जो है, मतलब मैं कह सकता हूँ, मतलब एक मेन फैक्टर जो आता है इसका, वो है इसका ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन। अगर मैं इसके इंजन को जैसे ही इसका पुश स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी में किसी टाइप का भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं आता, और ना ही किसी टाइप का कोई भी
साउंड आता है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, इस टाइम AC भी चालू है और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि गाड़ी इस टाइम स्टार्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। तो अब मैं इसको लेके चलता हूँ आगे और पता करते हैं कि कैसा इसकी परफॉर्मेंस है आगे चलने पे। यहाँ पहले गियर में इसको मैं चला रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव। मैं पहली नज़र में जो मेरी जो पहला एक्सपीरियंस इस गाड़ी पे साथ रहा है वो है इसका इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। पहला गियर मार लो या आप दूसरा गियर मार लो, बहुत ही उसी फ्लुएंट में उठता चला जाता है जैसे आप इसमें गियर इसमें डालते चले जाते हो। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सी कार हैं, चाहे वो इस सेगमेंट में हो या फिर इससे नीचे के सेगमेंट में हो या फिर इससे ऊंचे सेगमेंट में हो, कुछ ना कुछ एक फ़र्क रहता है कि अगर आप जैसे ही गियर मांगते हो या डालते हो तो वो उसमें शुरुआत में या फिर बीच में या फिर किसी हाई RPM पे कहीं ना कहीं आपको लैग देखने को मिलता है, जहाँ पे इंजन अपनी थोड़ी सी ब्रीथ खोता है। तो आपको लगता है कि यार इस टाइम तो ये मैं एक्सीलेटर तो खूब दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी पावर नहीं निकाल रही, लेकिन ऐसा इस गाड़ी में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये इसका इंजन ऐसा है कि आप जैसे ही पहला गियर डालोगे उसके बाद ये पिकअप देना स्टार्ट करता है और दूसरे गियर में भी वैसे ही पिकअप देता चला जाता है और ये लगातार 5वें गियर तक उसी स्पीड में चलता जाता है। और टॉप एंड तो इसका वेल नोन है ही, क्योंकि ये लगातार आज से 11 साल पहले या लगभग मैं कह सकता हूँ 10 साल पहले मारुति सुजुकी ने अपनी जो स्विफ्ट की सेकंड जनरेशन लॉन्च की थी उसमें ये K सीरीज 1.2 लीटर इंजन लगा के दिया था। और स्विफ्ट तो जानी ही जाती है अपने टॉप एंड के लिए, जो बंदा स्विफ्ट रखता है वो एक बार जरूर उसको खींचता या भगाता जरूर है, क्योंकि उसका टॉप एंड है ही इतना अच्छा। तो दोस्तों इसकी दूसरी जो मेरे को एक खूबी लगती है वो भी इसकी इंजन से ही रिलेटेड मैं कहूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा आप में से बहुत से लोग जो कि इस गाड़ी को लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा एक तो है इसका एवरेज, क्योंकि इसके सेगमेंट में जो भी कोई गाड़ी आती है, एकमात्र जो गाड़ी अभी तक जो अभी लेटेस्ट इसको जो टक्कर दे पा रही है एवरेज के मामले में वो है टाटा की एल्ट्रोस, क्योंकि एल्ट्रोस का इंजन जो है वो 3 सिलेंडर इंजन है और वो कुछ ना कुछ मामले में 15 to 16 का सिटी में निकालता है एवरेज और अप्रॉक्स 20 के आसपास हाईवे पे निकाल देता है। लेकिन जो मैंने इस गाड़ी को चलाया है, पिछले 1 साल से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो जो मैंने अनुभव किया है तो वो मैंने इसको कॉन्स्टेंटली 80 की स्पीड पे 2000 RPM पे चलाया और मेरे को इसने स्पीडोमीटर पे टैंक टू टैंक मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन स्पीडोमीटर पे इन्हें मुझे 26 का एवरेज दिया, ठीक है। और टैंक टू टैंक अगर जब मैंने नापा तो वो लगभग 24 का था, तो बहुत ही तगड़ा एवरेज मैं पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से कह सकता हूँ इस चीज़ को। और यही चीज़ इस गाड़ी को एक तरीके से लोगों के बीच में एक प्रचलित करती है और लोगों को ज़्यादा एक तरीके से वो करती है, इंक्रीज करती है कि वो इस गाड़ी को आके लें, जो है इसका एवरेज। और दूसरी चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना CNG का, क्यों? हाँ जी हाँ दोस्तों, i20 हो गई या फिर आपकी टाटा की एल्ट्रोस हो गई, उसमें CNG इस हद तक कामयाब नहीं है जिस हद तक कामयाब मारुति की गाड़ियों में CNG रहती है। जी हाँ, क्योंकि इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो 339 लीटर का है। अगर आप उसमें CNG का टैंक भी लगाते हो ना तो उसके बाद भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है अपना सामान रखने के लिए। लेकिन टाटा की एल्ट्रोस में अभी तक किसी ने ज़्यादा CNG लगाई नहीं है, तो जिस वजह से उसकी CNG की जो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है वो कोई नहीं दे पा रहा है अभी तक, और ना ही उसकी कोई परफॉर्मेंस का पता चला है कि वो शुरुआत में तो अगर आप लगाते हो तो अच्छा ही सब परफॉर्मेंस करती है। परफॉर्मेंस का असली पता चलता है जब आप 10 to 15,000 या अप्रॉक्स 25,000 के आसपास CNG पे गाड़ी चला लेते हो। लेकिन मारुति की इस K सीरीज इंजन पे लोगों ने कम से कम 60-70 हज़ार गाड़ियाँ चला दी हैं, किलोमीटर तक चला दी हैं गाड़ियाँ, तो उनको अच्छे से पता है कि ये गाड़ी, ये जो इंजन है वो CNG में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब है। तो अगर आपके पास एवरेज को, वैसे तो इसका एवरेज पेट्रोल में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसका एवरेज कहीं ना कहीं कम है या फिर आपकी रनिंग ज़्यादा है क्योंकि मारुति ने डीजल इंजन जो है डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप उसमें गाड़ी को लेके उसमें CNG भी लगवा सकते हो। तो ये एक दूसरा बेनिफिट इसका। तो दोस्तों एक और जो खासियत मेरे को लगती है इस गाड़ी की वो है इस गाड़ी का लुक। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे बलेनो का लुक अब उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा जो पहले होता था या फिर ऐसा वैसा कुछ भी, लेकिन मेरा हिसाब ये है, मेरा मानना पर्सनल चॉइस ये है कि ये गाड़ी का लुक अभी भी इतना कुछ ख़राब नहीं हुआ है। गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग जिनको ये गाड़ी बुरी लगती है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये रोड पे हमको ज़्यादा दिखती है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ज़्यादा दिखता है हमें उसकी आदत हो जाती है, हमें हर दूसरी या तीसरी गाड़ी बलेनो ही दिखती है, जिस वजह से हमें लगता है कि यार ये इसका तो लुक बहुत बोरिंग हो गया है या हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये गाड़ी आज भी बहुत अच्छी लगती है। कह सकता हूँ कि अपने जो नई नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं उनसे थोड़ी सी ये नीचे पीछे हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी को आप पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो रोड के ऊपर। इसका लुक आज भी अच्छा है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती है देखने में। और इसी चीज़ से जब इसका लुक्स की बात चली है तो इसी चीज़ से मैं आपको बता दूँ कि एक
ऐसा भी पोर्शन होता है जिन लोगों को बलेनो लेनी है लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो टॉप मॉडल उसका ले पाए, तो वो उसके नीचे ही वेरिएंट लेते हैं, चाहे वो सिग्मा हो गया या डेल्टा हो गया। तो इन वेरिएंट को लेने में फ़ायदा ये होता है कि इस गाड़ी का आफ्टर मार्केट सामान बहुत ईजिली हमको लगाने में मिल जाता है। चाहे आप कंपेयर करें किसी और गाड़ी से तो उसके तुलना में इसके जो आफ्टर मार्केट हम सामान या मॉडिफिकेशन का कोई भी सामान लगवाते हैं तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। चाहे वो म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लाइट्स हो, टेल लाइट्स हो, बैक लाइट हो, फ्रंट लाइट हो, हेड लाइट हो, कोई भी चीज़ हो, आप बहुत ही ईजिली लगवा सकते हैं इस गाड़ी में। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ ये गाड़ी मॉडिफाई बहुत अच्छी होती है। तो इसी वजह से कुछ हद तक लोग यूथ के मन में इस गाड़ी को लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहता है कि या तो वो स्विफ्ट कंसीडर करते हैं या फिर बलेनो कंसीडर करते हैं बेस वेरिएंट, और उसके बाद अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कराते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी अभी तक देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम और दूसरी अगर प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं इस सेगमेंट में, तो वो टाटा की एल्ट्रॉस वगैरह या जो भी कोई हम i20 वगैरह है उनमें इतना हमें वेरिएशन नहीं मिलता जितना इन गाड़ियों में, मारुति की गाड़ियों में हमें देखने को मिल जाता है। तो एक रीज़न मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि ये इतनी जो ये सेल्स पे हावी हो जा रही है गाड़ी। तो दोस्तों अब मैं इसको गाड़ी को जैसे चला रहा हूँ तो मैं एक चीज़ जो फील कर पा रहा हूँ वो है इसके स्टिफ सस्पेंशन। आप में से बहुत से लोगों ने रिव्यू में भी देखा होगा या कहीं भी नॉलेज पड़ी होगी कि बलेनो बदनाम की जाती है कि उसका सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन है, इसमें झटके ज़्यादा लगते हैं, गड्ढे ज़्यादा फील होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब 2015 में मारुति ने बलेनो लॉन्च करी थी तो उस टाइम पे इसके सस्पेंशन वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्टिफ थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, जब आप सिटी में चल रहे हो तो आपको छोटे छोटे जो हम्प या फिर छोटे छोटे जो पिलर्स के फ्लाईओवर्स के ऊपर जो छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं वो आपको गाड़ी के अंदर बहुत ही इजी फील होते थे और गाड़ी में जल्दी जल्दी रैटलिंग साउंड आनी स्टार्ट हो जाती थी। तो उसके कारण मारुति की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बदनाम हुई केवल उन स्टिफ सस्पेंशन की वजह से। लेकिन जब से मारुति ने 2019 में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया है तो उसके सस्पेंशन को काफ़ी शॉर्ट आउट कर दिया है, काफ़ी बहुत ही अच्छे कर दिए हैं सस्पेंशन। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दिए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करा कि बहुत ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन कर दिए हैं। अब स्टिफ सस्पेंशन होने का फ़ायदा क्या है, अब मैं जैसे आप देख सकते हो मैं हाईवे पर चल रहा हूँ, हाईवे पर चलते हुए मेरे को क्या फ़ायदा मिलता है कि जहाँ भी हल्का सा पॉटहोल्स आते हैं या फिर हल्की सी कहीं पे भी उछाल टाइप का या फिर जंप आता है तो ये गाड़ी अपना बैलेंस किसी भी हद तक नहीं खोती। जहाँ पे सॉफ्ट सस्पेंशन वाली गाड़ियाँ बहुत ही ईजिली अपना सस्पेंशन या अपना बैलेंस खो देती हैं, लेकिन ऐसा इस गाड़ी में नहीं होता। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ सस्पेंशन, स्टिफ सस्पेंशन होने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ घाटे भी हैं। घाटे अब इसमें कुछ ज़्यादा बचे नहीं क्योंकि इसका सस्पेंशन उतना स्टिफ नहीं रखा, लेकिन फ़ायदे अब ये है कि इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है तो इससे आपको हाईवे पे राइड चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा और किसी भी टाइप की आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगी गाड़ी ये हाई स्पीड्स में। और अब मैं चला रहा हूँ तो अब मैं इसकी एक मात्र जो मैं कह सकता हूँ कमी या फिर इसकी फ़ायदा ये भी है कि इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है। लाइट स्टीयरिंग होने की वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये मैं इसको ईजिली इधर से उधर मूव करने में मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही है। बहुत ही रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है इसका। इधर थोड़ा सा भी इधर उधर मूवमेंट करने पर गाड़ी अपनी लाइन तुरंत चेंज करती है, जिधर आप ले जाना चाह रहे हो बहुत आराम से वो जाती है। लेकिन लाइट स्टीयरिंग होने का एक फ़ायदा ये है कि ये सिटी में चलाने में बहुत ही ईजी है। आप एक उंगली से भी मैं अगर कहूँ ना, आप स्टीयरिंग इधर से उधर मोड़ दोगे और बहुत ही अच्छे से रश वाले या भीड़ वाले इलाके में आराम से ड्राइव कर सकते हो। लेकिन लाइट स्टीयरिंग होने का एक घाटा ये है कि जैसे ही आप हाई स्पीड्स पर जाते हो, नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो इन गाड़ियों का लाइट स्टीयरिंग होता है उनका आफ्टर 100 या 80 के बाद स्टीयरिंग को ना थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं वजन आ जाना चाहिए या फिर मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा हार्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड में इस लाइट स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है इस गाड़ी का। इससे आपको प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस चलाने वाले हो तब तो आप इस गाड़ी को बड़ा ईजिली चला लोगे, हर जगह से टैकल करते आराम से ले जाओगे। लेकिन अगर आप नए चलाने वाले हो और आपके सामने कोई भी किसी टाइप की पैनिक सिचुएशन आ जाती है और आपने अचानक से इसका स्टीयरिंग को ज़्यादा मोड़ा तो ये लाइट होने की वजह से जितना आप मोड़ना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा मुड़ जाता है, जो कि हाई स्पीड में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है और कुछ ज़्यादा किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे जाके फेस करनी पड़ सकती है। तो इस मामले में मैं कहूँगा इसका स्टीयरिंग को थोड़ा सा हैवी करना चाहिए आगे जाके टॉप स्पीड्स पे, हाई स्पीड्स पे मारुति को, जो कि मेरे हिसाब से आगे नेक्स्ट जनरेशन में बलेनो आएगी तो मारुति को उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इसके एक और फैक्टर के ऊपर, वो है इसका स्पेस। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, पहले भी आप देख चुके हैं इस वीडियो में कि मैंने आपको पीछे इसकी रियर सीट में बताया था कितना स्पेस मिलता है, और यही टाइप का स्पेस जो है लोगों को पसंद भी आता है। क्योंकि अभी जो i20 करंट में जो आ रही थी, जो अब लॉन्च होने वाली है, उसका तो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मैंने वो चलाई नहीं है, ना ही मैं उसका कोई अभी तक मैंने उसको वॉक अराउंड वीडियो करा है। लेकिन फिलहाल जो i20 आती थी
और उसमें आपको इतना स्पेस नहीं मिलता था। ये कुल मिला के जो उसको टक्कर दे रहा था वो थी केवल टाटा की एल्ट्रोज और होंडा की जैज, जिनमें इतना ही स्पेस मिलता है। लेकिन एल्ट्रोज में भी एक मैंने को जो प्रॉब्लम लगी थी, जिसका मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसमें मेरे को जो एक प्रॉब्लम लगी थी वो थी उसका हेड स्पेस। पीछे जब आप बैठते हैं ना एल्ट्रोज में, तो उसकी जो पीछे आपको हेड स्पेस मिलता है वो इसके तुलना में थोड़ा सा कम मिलता है। स्पेस के मामले में सबसे अच्छी जैज है, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी आती है वो ये गाड़ी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस गाड़ी के कुछ ऐसे फैक्ट जिससे आप इस गाड़ी को ना लेना प्रेफर करेंगे, या फिर अगर आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं तो आप इस गाड़ी को नहीं लेंगे। सबसे बड़ा फैक्ट, जो सबसे पहला फैक्ट आता है, वो है इस गाड़ी का काफ़ी हल्का होना या फिर इसका लाइट वेटेड होना। आप में से बहुत से लोगों को पता है कि मारुति ने 10 साल में अपनी गाड़ियों का काफ़ी वेट कम किया है, रिड्यूस किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि केवल मारुति ने किया है, सारी आप A to Z कोई भी कंपनी की गाड़ी उठा के देख लीजिए और उसका पहले का, उसी मॉडल का पहले का कर्व वेट देखिएगा और अभी लेटेस्ट का कर्व वेट देखिएगा, सबने अपनी गाड़ियों के वेट कम किए हैं। लेकिन हाईलाइट मारुति होती है, ये बहुत सही आता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक लेवल ऊपर करके कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि मारुति अपना गाड़ियों का एवरेज बढ़ाना चाह रही थी टाइम टू टाइम, और वो एवरेज दे भी रही है। लेकिन उसका घाटा क्या हो रहा है? उसका घाटा हमें ये हो रहा है कि आप जैसे ही इस गाड़ी को हाई स्पीड्स में लेके जाते हैं, चाहे वो 120 हो या 120 से अबव लेके जाते हैं, हालांकि 120 की स्पीड बहुत होती है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 100 और 120 के अंदर ही चलें, उससे ऊपर गाड़ी ना लेके जाएं। लेकिन जैसा कि बहुत से लोगों को कभी कभी हाईवे खाली मिल जाता है, या फिर कुछ ज़्यादा ही बड़े हाईवे पे जैसे लाइक यमुना एक्सप्रेस वे या फिर और अच्छे जो देश में हमारे हाईवेज़ हैं उन पे अगर जाते हैं तो वो गाड़ी और स्पीड में चलाना चाहते हैं, या कभी कभी कुछ इमरजेंसी ऐसी आती है कि आपको गाड़ी तेज़ चलानी पड़ती है। लेकिन जब आप इस गाड़ी को उस स्पीड्स में लेके जाते हैं तो लाइट वेटेड होने के कारण अगर आपकी गाड़ी में 4 से 5 लोग बैठे हैं तब तो आपको किसी भी टाइप की कोई या किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अकेले हैं, खासतौर पर अकेले या किसी या 2 जने हैं, तो आपको उस स्पीड पे इस गाड़ी को चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। आपको लगेगा कि ये गाड़ी अपनी कहीं ना कहीं ग्रिप खो रही है, जो कि मैंने पर्सनली महसूस किया है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं और आपको आप कई बार गाड़ी चला चुके हैं, आप काफ़ी लंबे समय से गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से वहाँ से उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेंगे। लेकिन ये मेरे हिसाब से इसकी एक बहुत बड़ी कमी ही है कि इसका लाइट वेटेड होना। दूसरी जो मेरे को उसकी कमी लगती है वो है इसका, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, उसका स्टीयरिंग अपनी हाई स्पीड्स पे काफ़ी लाइट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है हाई स्पीड्स पे। दोस्तों एक और जो कमी आप इसको फील करेंगे गाड़ी लेने से पहले आपको कंसीडर करनी चाहिए, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जी हाँ, पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में आपने मारुति की बिल्ड क्वालिटी को लेके काफ़ी मेम्स पढ़े होंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखी होगी कि मारुति टीन का डिब्बा है, ये सब चीज़ें इस टाइप से काफ़ी आपने न्यूज़ सुनी होंगी। मैं कह सकता हूँ हाँ, मारुति में बिल्ड क्वालिटी का इशू है। उसका प्रॉब्लम क्या होती है, आपको सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी पे ज़्यादा डेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप नॉर्मली किसी गाड़ी से बाइक से ठुक जाते हैं या फिर कहीं टक्कर हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो आपकी गाड़ी पे इफेक्ट उस गाड़ी की तुलना में ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसकी गाड़ी की जो बाहर की चादर है वो पतली है। वो इस मारे दी है क्योंकि इसका वेट उन्होंने कम रिड्यूस करा है, इसलिए उनको चादर पतली करनी पड़ी। लेकिन क्या उस चक्कर में आप इस गाड़ी से अनसेफ है? क्या ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है? तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसा कि मैंने काफ़ी इंटरनेट खंगोड़ा या फिर मैं कह सकता हूँ मैंने काफ़ी सर्च किया इस मामले में, तो ये तो एक तरीके के मिथ चलाया जा रहा है कि मारुति अनसेफ है। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है आप में से कहीं इफेक्ट कर जाए वो सिचुएशन। लेकिन मैं आपका उसका एक पक्का सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यूरो NCAP टेस्ट होता है यूरोपियन गाड़ियों पे। आप जिनमें से जिन लोगों को नहीं पता, मारुति सुजुकी की जो बलेनो है वो यहीं इंडिया में ही बनती है और यहाँ से इंपोर्ट करी जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो अगर आप जिन लोगों को लगता है कि ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ, वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और एक पक्के तरीके से अपने आप को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये जो है गाड़ी यूरोप में एक्सपोर्ट की जाती है, जिस वजह से वहाँ पे इसका क्रैश टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों जब इसका क्रैश टेस्ट किया गया तो विदाउट सेफ्टी पैक इस गाड़ी को वहाँ 3 स्टार मिले, जो कि मेरे हिसाब से ख़राब है। आप में से सब लोग कहेंगे कि हाँ भैया 3 स्टार कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते, 3 स्टार ख़राब है। यूरो NCAP ने इसको 3 स्टार दिए विथ सेफ्टी पैक, जिसमें इसके एयरबैग्स वगैरह इसमें लगा के दिए थे। इसको 4 स्टार मिले वहाँ पे। 4 स्टार तो यहाँ पे अगर हम किसी गाड़ी को मिलते हैं तो हम उसको अच्छा ही कंसिडर करते हैं इंडिया में। जी हाँ, और साथ ही साथ अब मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात। हुंडई की i20 जो कि जिसकी बिल्ड क्वालिटी की यहाँ पे दाद दी जाती है, और साथ ही साथ फोर्ड की फिगो जिसकी बिल्ड क्वालिटी आप खराब बता ही नहीं सकते। दोस्तों वहाँ पे उन गाड़ियों का भी क्रैश टेस्ट हुआ, उनको भी एयरबैग्स के साथ
4 स्टार मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 4 स्टार विद सेफ्टी पैक के साथ उनको 4 स्टार दिए हैं, वहाँ 4 रेटिंग मिली है, 4 स्टार रेटिंग। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बाकी आप समझदार हैं, आप उससे अंदाज़ा लगाइए। आप बाकी मेरा काम था आपको ये बात बताना। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी ये बाकी में अनसेफ है या फिर इसके खिलाफ कोई हवा चलाई जा रही है, ऐसा कुछ। मेरे को तो ये मिक्स सी बातें लगती हैं, थोड़ी सी अनसेफ भी है और थोड़ी सी कुछ ज़्यादा भी इसका प्रमोशन भी किया जा रहा है इस चीज़ से, दूसरे ब्रांड्स को धक्का देने के लिए, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और बाकी अगर किसी चीज़ में आपको मेरी बात गलत लगी हो तो मेरा कोई ये मन नहीं है कि मैं मारुति को प्रमोट करूँ। मैं ये गाड़ी चलाता हूँ और जो मैं चलाता हूँ वही मैंने आपसे इस पूरी वीडियो में शेयर किया है। पिछले 1 साल से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, जो मैंने ख़राब बातें मेरे को उसकी लगी हैं वो मैंने आपसे शेयर करी हैं। और मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं इस वीडियो में आपके किसी भी तरीके से कि मारुति का कोई प्रमोशन करूं या मारुति की भी जो हवा ये चल रही है टीन का डिब्बा या फिर ऐसा बिल्ड क्वालिटी वाला, इसको मैं हटाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो मेरी सोच थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ इस वीडियो से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरा चैनल और ग्रोथ कर सके, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और साथ ही साथ अगर आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में, आपके आस पड़ोस में कोई भी प्रीमियम हैचबैक में या फिर बलेनो या फिर प्रीमियम हैचबैक में कोई भी कार लेना चाह रहा हो तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उसको पता चल सके कि उसको बलेनो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय।